चलिए आज हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में भी प्रीपोजिशन हो चुका है। आज हम लोग बेसिकली इन, एट, ऑन, अपॉन और ओवर का यूज सीखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो ऑन का उपयोग होता है वो फिजिकल टच के लिए होता है। ये आपको एग्जाम्पल के लिए बस ये एक मार्क है। अपॉन का यूज़ जो होता है नो फिजिकल टच के लिए होता है, और ओवर का जो प्रयोग होता है वो नो फिजिकल टच प्लस मोशन के लिए होता है। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों पर ध्यान देंगे। क्या लिखे हैं सर, इसके बारे में अभी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम छोटा करके इस साइड में हम लोग यूज कर देंगे इसको। ठीक है, देखिए जैसे हम यहाँ पर ऑन का एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। देखिए ऑन, अपॉन और ओवर, इन तीनों का जो हिंदी होता है यहाँ पर, तो तीनों का हिंदी होता है के ऊपर। क्या होता है इसका हिंदी? के ऊपर। आ रहा है समझ में? तीनों का हिंदी होता है के ऊपर। लेकिन ये नहीं है कि कहीं भी कुछ भी यूज हम लोग कर देंगे, ऐसा नहीं है। ऑन का उपयोग कहाँ करना है, अपॉन का उपयोग कहाँ करना है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। कहीं भी यूज किसी चीज़ का नहीं करना है। तीनों का हिंदी के ऊपर। जैसे ऑन का उपयोग फिजिकल टच के लिए, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। देखिए इसमें जो ऑन का प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। ये बताइए कि आप रोड पर चलिएगा तो रोड पर आपका पैर रहेगा या फिर पैर आपका हवा में रहेगा? जाहिर सी बात है कि जो पैर रहेगा वो रोड पर रहेगा, इसलिए ये फिजिकल टच को दर्शाता है। दूसरा एग्जाम्पल है आई एम वॉकिंग, ठीक है ना, आई एम वॉकिंग ऑन द फर्श दिस साइड टू दैट साइड, मतलब दैट साइड और दिस साइड, मतलब यहाँ से वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इस फर्श पे चल रहा हूँ, फिर भी ये मेरे फिजिकल टच बना रहेगा। ठीक है। दूसरा दिस पेन इज ऑन माई हैंड, ये कलम जो है वो मेरे हाथ पर है कि नहीं है? ये मेरे हाथ से ऊपर है। ऐसे रहता है ऊपर तब शायद ऑन नहीं लगता, लेकिन ऐसे है तो यानी कि फिजिकल टच है। तो यही आपको समझा रहे थे कि यहाँ पर फिजिकल टच ऑन में क्या रहता है, बना रहता है। दूसरा चीज देखिए माई हैंड ऑन द वॉल, यानी कि मेरा जो हाथ है वो कहाँ पर है, इस दीवार पर है। अब यही मेरा हाथ यदि किताब पर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, दिस बुक ऑन माई हैंड। और यदि ऐसे इसको प्लाट दे तो ठीक है ना, तो यही हो जाएगा। मतलब फिजिकल टच आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, उसमें फिजिकल टच बना रहना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ऑन का उपयोग करते हैं। इस तरह के आप तमाम एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अपॉन का यदि कंडीशन देखें हम लोग यहाँ पर, तो अपॉन का क्या होगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये सीलिंग है या फिर ये लाइट है। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं, लाइट इज अपॉन माई हेड। मेरे सर के ऊपर ये लाइट है, मेरे सर के ऊपर क्या है, लाइट है। तो क्या इसमें फिजिकल टच बन रहा है मेरे सर का और ये सीलिंग का या फिर ये लाइट का बन रहा है क्या? नहीं सर, इसमें होता है नो फिजिकल टच। और आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा गैप में रहेंगे। आ रहा है समझ में? ये कलम यदि मेरे हाथ में है तो दिस पेन इज ऑन माई हैंड, और यही कलम थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो क्या होगा, दिस पेन इज अपॉन माई हैंड। आ रहा है समझ में? जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि पंखा चल रहा है या ऊपर वो गोल वाला पंखा चल रहा है आपके रूम में, तो क्या बोलेंगे, द फैन इज मूविंग, गोल गोल घूम रहा है, द फैन इज मूविंग अराउंडिंग अपॉन माई हेड। आपके सर के ऊपर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, अपॉन ही आएगा। जैसे ये जो दीवार है, ये दीवार या फिर ये जो सीलिंग है ये भी मेरे ऊपर है, या फिर इस बेंच के ऊपर ये सीलिंग है, तो क्या हम लोग यूज करेंगे, दिस सीलिंग इज अपॉन द बेंच। बेंच को हम द क्यों लगाएं, क्योंकि इसको हाईलाइटेड किए इस वर्ड को, इसलिए यहाँ पर अपॉन। इन दोनों के बीच में क्या है, नो फिजिकल टच, और दोनों एक दूसरे के मतलब ये उसके ऊपर है। ठीक है, तो के ऊपर के सेंस में आप ऑन समझ चुके हैं, अपॉन समझ चुके हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है हम लोग का ओवर का। ओवर में क्या होता है भाई, जैसे इसका मतलब ही होता है के ऊपर, इसका मतलब ही होता है के ऊपर, बट मोशंस होगा इसमें, और इसमें फिजिकल टच नहीं होंगे। इस चीज़ को समझिए। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे 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 घूम रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा है या फिर कोई मक्खी है या कोई मच्छर है, चलिए मच्छर को ले लेते हैं। मच्छर को मेस्क्यू बोलते हैं, और मेस्क्यू जो है आपके रूम के आसपास में उड़ रहा है, तो वो आसपास में उड़ेगा तो क्या वो फिजिकल टच बनाएगा
काट देगा तो बना देगा, ऐसे उड़ेगा तो एक जगह तो ऐसे ही नहीं रहेगा, एने ओने अपना रूम में उड़ते रहता है ना। तो क्या लिखेंगे, द मस्को इज फ्लाइंग ओवर माई बेड, ओवर माई बेड, क्योंकि आप जहाँ पर सोए हैं जरूरी नहीं है कि हिजे घूमेगा, हिनियो घूम सकता है, होनियो घूम सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हाउस, आपके घर के ऊपर ऊपर उड़ता है कि नहीं उड़ता है एरोप्लेन? एरोप्लेन देखते हैं कि घर के ऊपर ऊपर ऐसे उड़ जाता है, ये थोड़ा ना होता है कि आपके घर का और एरोप्लेन का फिजिकल टच होता है, नो फिजिकल टच, वो फिजिकल टच नहीं होता है। अब आपका ओवर भी, आई होप कि आपको ओवर भी कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। जैसे फर्स्ट एग्जांपल कुछ हम बोलेंगे यहाँ पर, जैसे ये रिबॉन्ड मेरे हाथ के ऊपर है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग? दिस रिबॉन्ड इज ऑन माई हैंड, ऑन माई हैंड। और यही रिबॉन्ड अब हो गया इतना, मान लो कि मैं इसको पकड़ा नहीं रहूंगा, ऐसे रखूंगा तो आ रहा है समझ ना। मेरे जेब में एक फ़ोन है, तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, मतलब कौन सा कंडीशन लगना चाहिए प्रीपोजिशन का? हाँ, मेरे जेब में फ़ोन है, द फोन इज ऑन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में क्या है? मेरे पॉकेट में फ़ोन है। तो फ़ोन और मेरे पॉकेट का फिजिकल टच है कि नहीं है ना फिजिकल टच। अब ये माइक यहाँ पर लगा हुआ है, माइक और मेरे शर्ट का भी फिजिकल टच बन रहा है, तो क्या बोलेंगे? द माइक इज ऑन माई शर्ट, मतलब मेरे शर्ट के ऊपर ये लगा हुआ है, यानी इन दोनों का क्या हो रहा है? इन दोनों का यहाँ पर फिजिकल टच बना हुआ है। तो ऐसे ही कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल टच के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं कभी भी, ठीक है। दूसरा चीज़, अपॉन आप समझ रहे होंगे, जैसे फैन है, लाइट है, सीलिंग है, या कुछ भी है। देखिए अब यहाँ पर कुछ किताबें रखी हुई है, शायद आपको ना दिखे, नीचे इसके कुछ किताबें रखी हुई है और ये डिजिटल बोर्ड इसके ऊपर है, तो क्या बोलेंगे? देखिए लिखेंगे, डिजिटल बोर्ड इज अपॉन माई बुक, मेरे किताबों के ऊपर कौन है? डिजिटल बोर्ड है यहाँ पर। आपके ऊपर कौन है? सीलिंग है, पंखा है, एसी है। जैसे बच्चे बैठे हैं और बच्चों के ऊपर क्या है? तो एसी है, तो बोलेंगे एसी इज अपॉन द स्टूडेंट, यानी सारे स्टूडेंट्स के ऊपर क्या है? एसी लगे हुए हैं, फैन लगे हुए हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? अपॉन के कंडीशन में बोलते हैं। तो आपको समझ में आया कि ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे, अपॉन का प्रयोग कहाँ करेंगे। चलिए आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और वहाँ पर मान लीजिए कि फल लगा हुआ है या पत्तियाँ, बहुत सारे पत्ती होते हैं पेड़ पे लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप किसका उपयोग कीजिएगा? तो हम बोलेंगे कि द लीफ मतलब पत्ता, द लीफ इज अपॉन माई हेड। और आम तोड़ने के लिए या फिर दातुन तोड़ने के लिए आप पेड़ पे चढ़ जाइएगा तो पत्ता और आपके सर का टचिंग होने लगेगा, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? द लीफ इज ऑन माई हेड या फिर ऑन माई हैंड। समझ में आ रहा है ना। अब आप बंदर की तरह यदि उसी डाली पे चढ़ने लगिएगा तो क्या होगा? तो उसको भी बोलना पड़ेगा आई, ठीक है ना, आई एम अपॉन, नहीं, आई एम अपर ऑन द ब्रांच, मतलब आप ब्रांच के कहाँ है? ब्रांच के अपर है, यानी कि ब्रांच के ऊपर है। और आप यदि नीचे जा रहे हैं या उतर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप डाउनवर्ड वहां पर यूज कर सकते हैं कि ठीक है। देखिए यहाँ पर तीनों का प्रयोग समझ में आ गया सबको? ऑन, अपॉन और ओवर का कोई दिक्कत किसी को हुआ? एक प्रयोग एट का, एक प्रयोग इन का और एक प्रयोग इनटू का, ये तीनों भी हम लोग 2 मिनट में मैगी की तरह समझ लेंगे, ठीक है। देखिए इन, एच, इन और इनटू का मतलब क्या निकलता है? एट का मतलब निकलता है से, इन का भी मतलब निकलता है से या में, और इनटू का भी मतलब निकलता है से या में। इन तीनों का अर्थ निकलता है से या में। नहीं समझ में आ रहा? इन तीनों का एग्जैक्टली अर्थ ज्यादातर केसेस में निकलता है में। क्या निकलता है? में। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्या बोलिएगा? आई एम स्टडी इन स्कूल। मैं मैदान में खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग इन द फील्ड। मैं क्लासरूम में पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडी इन द क्लासरूम। मैं घर में हल्ला कर रहा हूँ तो आई एम क्राइंग इन द रूम। आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। आप किताब में कुछ पढ़ रहे हैं तो आई एम, ठीक ना, आई एम, जैसे मान लीजिए कोई किताब में आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप रिसर्च कर रहे हैं कुछ वैसा टॉपिक उसमें, तो बोलिएगा आई एम स्टडिंग रिसर्च इन द बुक, यानी आप किताबों में ढूंढ रहे हैं। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं किताब में तो आई एम, ठीक ना, आई एम रीडिंग फलाना चैप्टर इन बुक। उस कंडीशन में भी आप बुक का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो गलत होता है। देखिए यहाँ पर
इन तीनों का अर्थ निकलता है में या से। ज़्यादा इसका अर्थ क्या निकलता है, 90% में से और 10% में 10% से और 90% में के क्षेत्र में निकलता है। ऐड का जो उपयोग होता है वो छोटे प्लेस को दिखाता है, छोटे स्थान को। स्मॉल प्लेस, ऐड फॉर स्मॉल प्लेस, इन फॉर बिग प्लेस, बड़े स्थान के लिए। और इनटू कैसे होता है, तो इनटू भी किसी स्थान को ही दिखाते हैं लेकिन मूवमेंट के दौरान। बट मोशन, ठीक है। देखिए अब समझिए यहाँ पर, मैं हमसे यदि कोई पूछे कि आपका कोचिंग सर कहाँ है, तो मैं बोलूँगा my class has established in Shahpur at Banahi Road। देखिए मैंने क्या बोला कि my class has established, यानी मेरा क्लास स्थापित हो चुका है या हुआ है कहाँ पर, इन शाहपुर में एट बनाही रोड में। आपसे कोई पूछता है वेयर डू यू लिव, तो आप क्या बोलते हैं, आई लिव एट फलाना, एक नाम देते हैं स्थान का कि फलाने जगह पे मैं हूँ। जैसे आप आरा से हैं तो क्या बोलिएगा, आई लिव इन आरा। लेकिन आरा में कहाँ से हो भाई, आरा तो बहुत दूर में है, तो आरा में कहाँ से हो, तो बोलिएगा आई लिव इन आरा एट पकड़ी चौक, आई लिव इन आरा एट बाजार समिति। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बड़े प्लेस को दिखाना है तो इनका। जैसे मान लीजिए कि आप गए हैं पटना चिड़ियाघर घर में घूमने के लिए गए हैं और वहाँ आपका एक फ्रेंड भी रहता है, उसको भी फ़ोन करके बुलाएं। वो चिड़ियाघर के आसपास में तो आ गया है लेकिन उसको एग्जैक्टली नहीं पता है कि आप हैं कहाँ अभी, तो आपके पास फ़ोन लगाएगा ना, हेलो कहाँ हो पूछेगा ना, या इंग्लिश में पूछेगा हेलो माय फ्रेंड हाउ वेयर आर यू, तो बोलोगे आई स्टे इन पटना, मैं पटना में हूँ। तो पूछेगा ना विच प्लेस, तो आपको क्या जवाब देना पड़ेगा, एट जू या एट पटना जू। तो उस कंडीशन में आप जो यहाँ पर बोल रहे हैं ये किसके लिए है, छोटे प्लेस को दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप पटना में गए हैं और पटना में मच्छी मार्केट में घूम रहे हैं, तो उसके लिए क्या बोलिएगा, या पटना में आप रहते हैं और मच्छी मार्केट में घूम रहे हैं, तो आई लिव इन पटना एट मच्छी मार्केट। आप पटना के बोरिंग रोड में या फिर केनाल रोड में या फिर AN कॉलेज में गए हैं, तो उस कंडीशन में बोलना होगा कि ठीक है ना, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ या मैं पटना जा चुका हूँ, तो बोलिएगा आई हैड गोन टू पटना, मैं पटना में जा चुका था। और कहाँ पर, तो इन बोरिंग रोड एट पानी टंकी या एट AN कॉलेज या फिर एट बोरिंग रोड चौराहा। तो ये एक स्थान का नाम हो गया। जैसे आप शाहपुर में हैं और शाहपुर में आप कोचिंग करने के लिए आए हैं, तो क्या बोलिएगा, आई एम, ठीक ना, आई एम कमिंग इन शाहपुर, आई एम कमिंग इन शाहपुर, मैं शाहपुर में आया हूँ। और कहाँ पर आए हैं, तो एट बनाही रोड में आए। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं कि आई एम कमिंग इन बनाही रोड, तो आपको बोलना पड़ेगा एट स्मार्ट क्लासेस। तो इसका मतलब ये होता है कि आप बनाही रोड में तो आए लेकिन कहाँ पर आए हैं, तो स्मार्ट क्लासेस में आए हैं। तो इस स्थान को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट देने के लिए आप ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपको एट का और इनका बढ़िया से जानकारी हुआ? क्या आप किसी सेंटेंस में या कभी भी इंग्लिश के बोलचाल में घबराइएगा इस वर्ड से? नहीं घबराइएगा। दूसरा आएगा इनटू। इनटू का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो यहाँ पर, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, चलो रेनू है, रेनू अपने घर से अब क्लास में आ रही है, ठीक है ना, तो बोलेंगे कि रेनू इज कमिंग फ्रॉम हाउस टू कोचिंग सेंटर, ठीक है ना, एट बनाही रोड इनटू माई, ठीक है ना, इंटायर इनटू माई क्लास, मतलब मेरे क्लास में क्या कर गई,
प्रवेश कर गई, या ही सी हैज़ इंटर्ड इनटू माई क्लास, यानी मेरे क्लास में क्या कर गई, प्रवेश कर गई। कहने का मतलब ये है कि इनटू का प्रयोग यहाँ पर होता है जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं, या एक रूम से दूसरे रूम में, या एक रोड से जैसे ही मूवमेंट करके हम अपने घर में घुस जाते हैं और हमारे में मोशन रहता है, स्पीड रहता है, गति रहता है, उस कंडीशन में इनटू वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप कहीं कहीं देखे होंगे ऊपर में लिखा रहता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसका मतलब क्या होता है, आप ट्रांसलेट इनटू यानी कि इनको जल्दी से आप क्या कर लीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप अपने रूम में बैठे हैं या आप अपने रूम में अपना रेस्ट कर रहे हैं, आई स्टे या फिर आई एम रेस्ट, मतलब आप रेस्ट कर रहे हैं, बेड पर आप सोए हुए हैं और आप टीवी देख रहे हैं या फिर रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बोलेंगे कि यू आर रेस्टिंग ऑन द बेड इन नहीं एट योर रूम, यानी कि तुम्हारे रूम में मैं सोया हुआ हूँ, और जैसे ही मैं अपने रूम में जाऊँगा या फिर मतलब मैं पापा के रूम में या अंकल के रूम में चले जाऊँगा, तो वहाँ पर जो वर्ड यूज करेंगे वो इनटू वर्ड यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो कि मैं अपने घर में बाथरूम में नहा रहा हूँ और नहाने के बाद मैं अपने रूम में कपड़ा चेंज करने के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी वर्ड जो यूज करूँगा वो इनटू वर्ड ही यूज करूँगा। जैसे आई एम बाथिंग और देन इंटर माई, मतलब कि इंटर माई रूम, या इंटर मी या आई इंटर द रूम, यानी कि मैं उसमें क्या किया, इंटर कर गया। तो इंटर से पहले इनटू वर्ड लगाएंगे, ठीक है ना, आई एम इंटू आई एम इंटू इंटर द रूम, यहाँ पर इनटू वर्ड यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ या अंदर जा रहा हूँ, एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, तो तुरंत आप वहाँ पर इनटू का रूप करेंगे। बड़े प्लेस के लिए इनका, पटना में है तो इनका प्रयोग कीजिए, आप पटना के छोटे मोटे प्लेस में हैं तो आप ऐड का प्रयोग कीजिए। जैसे आप एएन कॉलेज में चले गए हैं तो वहाँ ऐड का प्रयोग कर दीजिएगा। और एएन कॉलेज से आप यदि उसी में साइंस कक्षा या कॉमर्स कक्षा या किसी भी क्लास में आप प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर वर्ड यूज कर दीजिएगा इनटू। ठीक है, इनटू। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त अभी फ़ोन किया कि भाई कहाँ पर हो, वेयर आर यू, तो आप बोल दिए कि आई एम इन पटना बोरिंग रोड, सीधे एक वर्ड में, एट एएन कॉलेज। तो पूछेगा ना कि अरे एएन कॉलेज में तो मैं हूँ, बोलेगा आई एम जस्ट कमिंग एएन कॉलेज एगो 5 मिनट में, 5 मिनट पहले ही एएन कॉलेज में प्रवेश कर चुका हूँ। तो आप बोलिएगा ओके, बोलिए ओके डोंट वरी, ठीक है ना, आई एम जस्ट इनटू द साइंस रूम, या फिर ये फलाना क्लास या फलाना चैम्बर या फिर फलाना लाइब्रेरी में मैं प्रवेश किया हूँ। तो बोलिए आई एम कमिंग, मतलब जस्ट आई एम गोइंग टू द साइंस लाइब्रेरी। तो आप साइंस लाइब्रेरी में क्या किए हैं, प्रवेश किए हैं, तो उस कंडीशन में आप इनटू वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों चारों समझ में आ गया होगा। एट, इन, इनटू, इससे पहले हम ऑन, अपॉन और ओवर, 6 प्रीपोजिशन समझ में आया। अब समझ में आ रहा है प्रीपोजिशन का कितना उपयोग होता है। प्रीपोजिशन एक खास टॉपिक होता है। आप 11th 12th में यदि हैं तो आपका 3 नंबर का प्रीपोजिशन आता है, क्लास 9th या 10th में है तो आपको 5 नंबर के प्रीपोजिशन आता है। आप बैंकिंग जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें 2 नंबर के प्रीपोजिशन आते हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स होते हैं, उन कोर्सों के कर रहे हैं तो उसमें आपके प्रीपोजिशन के थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा या कम आ सकते हैं।